लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी रेडियस की बात कर चुके थे हम लोग, और रेडियस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखिएगा, फाइंड डायमीटर circumference and area of fourth Bohr orbit of B3+। तो देखिए, हमको दो चीज़ें पता है यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि आप लोगों को तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो यहाँ पे पॉज करके खुद करा करिए, क्योंकि देखिए जितना खुद करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। तो जब आप यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 और z की वैल्यू भी 4, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है। तो r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z हो गया 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 4 से 4 एक कैंसिल हो गया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ठीक है। तो 36 4 टाइम 36 3 1 1 2 1 2.116 एंगस्ट्रम आ गया, एंगस्ट्रम, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो एंगस्ट्रम में होती है, तो एंगस्ट्रम आ गया। अब लेकिन हमको रेडियस नहीं निकालना था, हमको सर्कमफ्रेंस निकालना। तो पहले 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो 2 पाई आर वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 2.116, ये कर लेंगे। दूसरा है डायमीटर कितना होता है 2 इंटू आर। डायमीटर क्या होता है, अच्छा पहला ही डायमीटर था तो ऐसे कर लेते हैं, ये दूसरा है। अब फर्स्ट हमारा डायमीटर है वो कितना है 2r, तो हो गया 2 इंटू 2.116, ये हो गया, दूसरा हो गया सर्कमफ्रेंस। तीसरा हमारा एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 2.116 का स्क्वायर। मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो में टाइम जाता है ना भाई इतना। तो आप के लिए मैंने ये रेडियस बता दिया है। रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं ये मिटा दूँ। रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों को क्या होना चाहिए याद। रेडियस का हम लोगों ने फॉर्मूला रखा था, क्या लिखा था भाई, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर mz e स्क्वायर। ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला था, Rn इज इक्वल टू, ठीक है, nth ऑर्बिट का रेडियस था। अब हम बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बोर ऑर्बिट में, ये कैसे निकलेगा? तो फ्रॉम इक्वेशन वन हमारा क्या था? mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 था। mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2। तो हम यहाँ पर v को vn लिख सकते हैं और r को rn लिख सकते हैं। मतलब vn क्या है? nth ऑर्बिट में वेलोसिटी, और rn क्या है? nth ऑर्बिट का रेडियस। तो हमने ऐसे लिख दिया। तो vn इज इक्वल टू क्या आ गया? NH अपॉन mrn, ये आ गया। या NH अपॉन m, अच्छा Rn की वैल्यू क्या है? ये n स्क्वायर h स्क्वायर 4 स्क्वायर, अच्छा ये NH अपॉन m और 2 भी है ना, इसका 2 भी तो होगा ना। Vn क्या होगा? NH अपॉन, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 2πmrn, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2πm n स्क्वायर h स्क्वायर 4 स्क्वायर m z e स्क्वायर। ये हो गया हमारा, हमने Rn की वैल्यू पूरी वहाँ से रख दी। जब Rn की वैल्यू रख दी तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई। जैसे m कैंसिल हुआ, अब एक n और एक h, एक n और एक h कैंसिल हो गया। ये 2 कैंसिल हुआ 4 स्क्वायर से, तो 4 स्क्वायर में 2 बचा, z बच गया, e स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो Vn इज इक्वल टू क्या आ गया? अब देखिए ऊपर क्या क्या बचा, 2πze स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा? NH, ये बच गया। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जैसे हम रेडियस का फॉर्मूला याद रखते हैं, वैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब वेलोसिटी के फॉर्मूले में देखिए तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है 2 है, पाई है, ई है और एच है। मतलब पाई तो कांस्टेंट, 2 तो होगा ही, पाई तो कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल वही है n एंड z। n एंड z क्या है? वेरिएबल। तो हम यहां बोल सकते हैं कि Vn इज इक्वल टू V0 n। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है? अगर हम Vn इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2πe स्क्वायर अपॉन h इंटू n अपॉन z, सही है? नहीं, z अपॉन n, z अपॉन n हो गया। तो अगर हम इसको, ये तो कांस्टेंट है, अब z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 रखते तो ये क्या हो जाएगा? Vn, ये आ जाएगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट के लिए, मतलब हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? V0।
या ऐसे लिख देते हैं वी एन इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। ठीक है, जब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, जब हम इस कांस्टेंट की क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, टू पाई एम जेड ई स्क्वायर, अच्छा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, एच है, एच है, एच है। तो जब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड वी एन। तो अब चाहे वी नॉट लिखिए चाहे 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर कि जैसे ये फॉर्मूला आपका आ गया, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वी एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू पावर 8 जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप ये जान रहे हैं कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है z के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है n के, तो आप बोल सकते हैं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू z1 n2 अपॉन z2 n1। इस फॉर्मूले का आप उपयोग कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का आप उपयोग कर सकते हैं, समझ गए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं क्या, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देकर देखें। वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया जाए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के थर्ड बोर ऑर्बिट का हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हम लोगों को लिखना है थर्ड बोर ऑर्बिट, तो मतलब V3 मान लेते हैं। ठीक है, 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड में निकाल लेंगे। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड हाइड्रोजन है तो 1 होगा, और एन की वैल्यू कितनी है, तो थर्ड बोर ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो आपने इसमें 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया कितना 0.726 इंटू 10 टू पावर 6, या बोल सकते हैं 7.26 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। समझ गए। एक और कराएं, अब जो दे रहे हैं वो आप करिएगा उसको। ठीक है, अब जो दे रहे हैं वो आप करके मुझे आंसर भेजेंगे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ B3 प्लस। इसका आप क्या करेंगे, मुझे आंसर भेजिए। अब देखिए आप जान रहे हैं कि जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आप जान रहे हैं कि वी नॉट जेड बाई क्या है, एन के है। अब आप जान रहे हैं कि वी नॉट तो कांस्टेंट हो गया है, वो 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस वो 10 टू पावर प्लस 6 है। जेड की वैल्यू कितनी है? तो वो एटॉमिक नंबर है, बदलेगा अलग अलग एलिमेंट के लिए। एन बोर ऑर्बिट है, वो भी अलग अलग होगा, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ। तो जेड भी बदल सकता है, एन भी बदल सकता है। तो इफ एन इज कांस्टेंट, अगर एन कांस्टेंट है, ये वी एन कर लेते हैं, तो वी एन कांस्टेंट है, थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी, फोर्थ बोर ऑर्बिट मतलब एन कांस्टेंट। जेड, तो ये क्या होगा, ये जेड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, भाई वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। दूसरा, इफ जेड इज कांस्टेंट, अब आप एक ही एलिमेंट में, जैसे मान लीजिए कि आप B3+ लिए, तो B3+ का एक कभी सेकेंड ऑर्बिट ले रहे हैं, कभी थर्ड ऑर्बिट ले रहे हैं, तो n बदल रहे हैं, जेड नहीं बदल रहे। तो उस केस में जब आप n और Vn लेते हैं, तो Vn n के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब n बढ़ेगा तो Vn क्या होगा, घटेगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। अब एक बात और बता दें, ये बना लीजिए आप लोग, है ना, ये बना लीजिए। अब एक बात और बता दें आपको कि वेलोसिटी जो होता है, अगर हम बोले कि टर्म रिलेटेड विद वेलोसिटी, ऐसे कौन से टर्म हैं जो वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो आपको हो सकता है कि वो मोमेंटम निकालने को बोल दे। मोमेंटम क्या है, mv, आपको मास पता है, वेलोसिटी आप निकाल के जो है मोमेंटम निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकल सकता है। आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, एम वी आर, भैया आर और वी दोनों पता होना चाहिए, मतलब वी से रिलेटेड है ना, इसलिए बोल रहे हैं। आप काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, आप उसका काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, समझ गए। तो ये बात होगी, ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वेलोसिटी से रिलेटेड होगी, और वेलोसिटी से रिलेटेड होगी तो आप लोगों को क्या होगा, निकालना पड़ सकता है, समझ गए। एक क्वेश्चन आपको देके दिखाएं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखिएगा, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ B3+ and fifth bohr orbit of Li2+।
मतलब B3+ और Li2+ के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले आपके लिए थर्ड V3 किसके लिए है? V3 है आपके लिए B3+ के लिए, तो आपने यहाँ V0 लिख दिया, क्योंकि रेशियो निकालेंगे तो V0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2.18 × 10⁶ लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको। Z/N, Z कितना है 4, N कितना है 3। अच्छा V5 Z/N, Z कितना है 3 और N कितना है 5। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए V3/V5। V0 से V0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4/3 और ये आ गया 3/5, तो क्या था 20/9। ये क्या होगा? रेशियो होगा। अब बात करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फिफ्थ में, 10th में, किसी भी ऑर्बिट में मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो उस समय एनर्जी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है और दोनों एनर्जी को जोड़ने पे टोटल एनर्जी आती है। तो ये जो दोनों एनर्जी है, इसमें से एक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी 12 mv² है। तो 12 mv² क्यों आएगा? ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे आ रही है? दैट इज ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ एटम। जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये फॉर्मूला कहीं आपको लिखवा रखा है पहले भी। तो 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है। अच्छा, एक दोनों के जो चार्ज सिस्टम होते हैं, एक के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? Z/E, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। तो टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी को हम मान लेते हैं En। टोटल एनर्जी को हम मान लेते हैं क्या है? En। टोटल एनर्जी को कई जगह पे TE से भी डिनोट कर देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। En इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप की एनर्जी का सम है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता कितना है? 12 mv²। पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, and it is equal to (1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन R। R क्या है? रेडियस है बोर ऑर्बिट का, जो ये लिखा है R है बोर रेडियस। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू होगा माइनस के जेड ई इंटू ई अपॉन आर। अच्छा, इसको हमने के मान लिया, माइनस इसलिए क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो हमने जो है माइनस ले लिया, ये माइनस हो गया। अच्छा, के की वैल्यू के इज इक्वल टू 1 है किसमें? CGS में। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। इतना समझ गए आप? तो जब इतना समझ गए तो थोड़ा और समझ जाइए, ये सब लिख लीजिएगा आप, हैं? लिख लेंगे ना? लिख लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहा करिए। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में बनाएंगे। देखो भैया, बाद में जो वो चीज़ टाली जाती है ना, वो शायद कभी नहीं होती। साथ साथ करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेंगे, बाद में करेंगे, इतना ही टाइम फिर लगेगा। जब आप इतना ही टाइम लगा के नोट्स बनाएंगे तब आप समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन करने में टाइम आपको कम मिलेगा, रिवीजन के लिए टाइम आपको कम मिलेगा। हमेशा कम कम करते करते कम नंबर पाएंगे, कम चांस होगा सिलेक्शन का, कम कम होगा सब कुछ कम। तो इतना कम कम करने से तो अच्छा है कि एक साथ किया जाए सब कुछ, क्यों भाई? तो हमने ये बात करी कि भाई टोटल एनर्जी जो है वो En से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन अभी टोटल एनर्जी को T से डिनोट करके Ke प्लस P हमने लिख दिया। और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू है हाफ mv स्क्वायर माइनस जेडी स्क्वायर बाई आर। लेकिन दोनों का कोई मेल नहीं लग रहा है, कहीं एक mv स्क्वायर के टर्म में है, एक जेडी स्क्वायर बाई आर के टर्म में है, कुछ अलग टाइप का लग रहा है। थोड़ा सा मिलाया जाए। तो इधर रफ वर्क है हमारा, ये क्या है? रफ वर्क फ्रॉम इक्वेशन 2। अब याद हो तो नहीं होगा कि इक्वेशन 2 क्या लिखवाए थे सर? इक्वेशन 2 में लिखवाए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाए, ऐसे लिखवाए थे। तो ये आर से आर कैंसिल, mv स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? जेडी स्क्वायर बाई आर, या हाफ mv स्क्वायर, मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r हो गया। तो हाफ mv स्क्वायर की जगह पे जेड ई स्क्वायर बाई 2r रख दीजिए यहाँ पर, है? ये रफ वर्क था हमारा। तो ये जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन r, ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, तो अगर आप देखें, चलिए एक बार और यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और ये क्या है? टोटल एनर्जी। दोनों जोड़ने पर तो टोटल एनर्जी जो आ रहा है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, घटाएंगे तो आएगा जेड ई स्क्वायर बाई 2r, और वो भी किस में? माइनस में। जेड ई स्क्वायर बाई 2r किस में आ गया? माइनस में। तो आपने एक चीज देखी, एक बात आपने यहाँ पे गौर किया। क्या किया? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में केवल साइन का डिफरेंस है। मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी कर दो
काइनेटिक एनर्जी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस में है ही, बस पोटेंशियल एनर्जी में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। ये रिलेशन है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर टोटल एनर्जी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी माइनस माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टोटल एनर्जी अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टोटल एनर्जी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो चलिए मानते हैं कि टोटल एनर्जी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कितना हो गया +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उसका डबल हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे करके निकाल लिया जाता है। ये लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। अब हमें इसका काम है, इसका काम है, इस पे आते हैं। बाकी कहानी आप समझ गए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लिखकर मार्क कर लीजिएगा। खूब ज़्यादा इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चा बीच का कोई फार्मूला, बच्चा लास्ट का फार्मूला रट्टा मार ले। जैसे रेडियस का आपने फार्मूला रट्टा मार लिया कि वही 0.529 हो गया, n²/z। वेलोसिटी का आपने रट्टा मार लिया 2.18 × 10⁶ z/n। और वैसे ही टोटल एनर्जी का भी आप फार्मूला रट्टा मार लेंगे। बीच से कहीं से पूछेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको अब मिटाएं, इसको मिटाएं। तो अब इसको मिटाते हैं, हमारा रफ वर्क भी मिटा देते हैं। रफ वर्क का कोनो काम नहीं है हम लोगों को। टोटल एनर्जी को अब हमने En से डिनोट कर दिया। अब वो क्या है, Ze²/2r माइनस है कि नहीं। तो En इज इक्वल टू तो अब देखिए R की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। Rn एक ही बात है भाई n है तो ये n है, तो ये भी क्या है, ये भी Rn ही हो गया। यहाँ R और Rn में ज़्यादा समस्या नहीं है, वो तो हम Rn इसलिए लिखते हैं क्योंकि nth ऑर्बिट का। तो अब हमारा जो माइनस ऐसे कर दिया Ze²/2 कितना आ गया। अब आ गया हमारा क्या, n² h², 4π² mz² ऊपर चला गया, 4π² mze²। बड़ा तगड़ा आने वाला है, देखो ई और ये 4 बार जाने वाला है ये सब। अच्छा 2 से केवल 2 कटने वाला, बाकी कुछ कटने वाला भी नहीं है। तो En इज इक्वल टू -2π² mz²/n²h²। मेरा कभी कभी n और h एक ही जैसा लग जाता है, इसलिए कोशिश हमेशा करता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से लिखो। ये आया आपका फाइनल फॉर्मूला किसका, एनर्जी का। अब एनर्जी का फॉर्मूला तो आ गया, अब क्या करा जाए। तो जब आप एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिए तो वेरिएबल, अच्छा पहले कांस्टेंट कौन है, पाई है, m है, e है, h है, इतने कांस्टेंट ही रहते हैं। वो 2 भी है कांस्टेंट। अब वेरिएबल हमेशा की तरह n एंड z है। तो
तो जब आप कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो आपको वेरिएबल मिलता है जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तब सभी कांस्टेंट की वैल्यू आपने रख दी, तो ई एन आ गया आपका माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। ये जूल में आया। ठीक, फॉर्मूला याद रखिएगा। वैसे आप इसको मेन याद रखेंगे तो सबको डेराइव कर सकते हैं। देखिए बार बार आर की वैल्यू की जरूरत पड़ रही थी। यहां पर आप लिख सकते हैं ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसी चीज़ को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। समझ पा रहे हैं, कुछ आइडिया लग रहा है। तो अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। याद आ रहा है आपको? तो ऑन मूविंग अवे from the nucleus, energy of electron Bohr orbit increases। अब आप सोचेंगे कि अगर हम n बढ़ाते हैं, अगर आप n बढ़ाते हैं तो En कैसे बढ़ गया, क्योंकि n तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए कोई चीज़ अगर नेगेटिव में कम होती जाती है तो इसका मतलब वो ज़्यादा होती जा रही है। नेगेटिव में कोई चीज़ कम होती जाती है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा होती जा रही है। जैसे फाइंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अच्छा थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ H एटम। हाइड्रोजन एटम का हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोर ऑर्बिट का आपको एनर्जी बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। E1 -13.6 हाइड्रोजन है, जेड की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 देखिए -13.6 1 स्क्वायर और n की वैल्यू कितनी हो गई सेकंड के लिए 4 हो गई, 2 का स्क्वायर, तो आ गया -3.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखिए -3.4 ज़्यादा है या -13.6, तो वैल्यू जो है, अब माइनस ना लगा होता तो 13.6 ज़्यादा होता, लेकिन माइनस लगा होने के कारण जो माइनस में छोटी संख्या होती है वही बड़ी मानी जाती है। तो -3.4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गए तो न्यूक्लियस से दूर गए।
भाई न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ना, पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गए, तो इसका मतलब है कि जब पहले ऑर्बिट से आप दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप तीसरे चौथे का भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को तो कंप्लीट ही कर दिया जाए, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो तीसरे में क्या करेंगे कि E3 इज इक्वल टू -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा -9 ये हो गया 4 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना हो गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे 4 हो गया तो E4 -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर कितना हो गया 16। अब 16 से डिवाइड करना बड़ा मुश्किल काम हो गया ना, -16 में 16 से डिवाइड करो भाई, क्या करा जाए, 16 इंटू 8 कर दो, ये 128 हो गया, तो ये 0.85 आने वाला है। अच्छा चलिए पूरा दिखा देते हैं आपको। अब देखिए भाई, ये तो 16 में से 8 हो गया, 0 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ध्यान रखें। अच्छा देखिए मैं फटाफट वैल्यू इसलिए लिख रहा था ना कि मुझे सबकी वैल्यू याद है। मुझे याद है कि फर्स्ट हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, थर्ड बोर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, फोर्थ बोर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी, मुझे याद है। क्योंकि मुझे याद इसलिए है क्योंकि इसका बार बार काम पड़ता है और हम बार बार इसको कैलकुलेट करते हैं। और मैंने क्या करा कि मैंने अपने पढ़ाई टाइम से ही इसको रट्टा मार लिया था, तो मुझे ये फटाक से कर लेता हूँ मैं इसको। और इनका बड़ा यूज है। जैसे कई बार क्या होता है कि फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ, जैसे बोल दिया उसने कि फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम 2+, तो हमको फोर्थ बोर ऑर्बिट यहीं पर जो है हीलियम 2+ है तो 2 का स्क्वायर करना है। बाकी इतना का तो हमको पता है वैल्यू ये है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई तो करना है खाली, तो वो फटाफट हो जाता है। तो तेज करते हैं ना, इसलिए यही कारण है कि मैं इसको क्या कर रहा है, रट्टा मार दिया है। तो आप लोग भी कोशिश करिए, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। तो चलिए अच्छा जरा इसको नोट करिए। तो आप लोग देखिए, अगर आपको एलिमेंट कोई दिया है ना, जैसे मान लीजिए कि एलिमेंट दिया है, जेड की वैल्यू दी है, एलिमेंट फिक्स है, और एलिमेंट अगर दिया फॉर गिवन एलिमेंट इफ n इज कांस्टेंट देन एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी अगर n कांस्टेंट होगा फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट। एट इनफाइनाइट हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि फॉर गिवन एलिमेंट आयन, एटम आयन लिख सकते हैं, एटम आयन, या तो एटम होगा या तो आयन होगा। फॉर गिवन एटम आयन इफ n इज कांस्टेंट देन एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट। मतलब कि एक ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ना तो वो एनर्जी का लॉस करेगा ना ही एनर्जी का
गेन करेगा, ना ही एनर्जी का लॉस करेगा, ना ही एनर्जी का गेन करेगा। लेकिन हम लोगों ने आपको बोर थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे जिसमें ये बोला था कि जंप करता है कहीं पर भी, कहीं से कहीं पर, लोअर से हायर पे या हायर से लोअर पे। तो अगर लोअर से हायर पे करता है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाता है, तो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, तो इसका मतलब वो बाहर से एनर्जी लेकर वहाँ जाता है। जब वो हायर से लोअर पे आता है, मतलब टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आता है, तो उसकी एनर्जी घटती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी हो जाती है। तो ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी हो जाती है, जो डिफरेंस होता है वो रिलीज कर देता है। अच्छा, एट इनफाइनाइट, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। अगर एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो ई एन क्या हो गया, 0 हो गया, जो कि क्या है, मैक्सिमम है। भाई बाकी सब नेगेटिव में है, तो 0 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। समझ गए। तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एनर्जी निकालिए, सेकंड बोर ऑर्बिट का एनर्जी निकालिए, थर्ड बोर ऑर्बिट का एनर्जी निकालिए। अब चलिए ये पॉइंट लिख लिया, तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जरा करिए। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम हम लोगों को नहीं है। क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी ऑफ, क्वेश्चन 1, फाइंड एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस, थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस। तो अब थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस आपको निकालना है। तो आपने लिया, आंसर के लिए क्या करा, मतलब हम सॉल्यूशन यहां लिख देते हैं, E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर, और एन स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर। तो इतना हम जानते हैं कि कितना आता है, -1.5, इतना हम जानते हैं। तो यह आ जाएगा -1.5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यही मैं कह रहा था कि हम लोग अगर इसको थर्ड हाइड्रोजन वाले और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को रट्टा मार लेते तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वरना आप क्या करते, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते, 9 से इसमें डिवाइड करते, आपको मेहनत लगती ना। जैसे दूसरा, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, Li2 प्लस। तो आप जानते हैं कि En इंटू 2 इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया था, En इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। नहीं पता हो तो ये याद भी कर लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू En इंटू 2 होता है। तो सबसे पहले आप En निकाल लीजिए, En निकाल लीजिए। En कौन सा, तो En हमारा E4 हो गया भाई, फोर्थ ऑर्बिट के लिए E4 हो गया, -13.6 जेड कितना है, इसका कितना है, 9 हो गया। तो 3 इंटू 3 9 अपॉन 4 इंटू 4 कितना, 16। और इतना आप जानते हैं कि कितना आएगा, 0.85 आएगा। तो आप जानते हैं कि -0.85 इंटू 9 करना है कि नहीं, -0.85 इंटू 9। तो पहले तो आप ये 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हमारा आ गया कितना 7.65। अब 7.65 तो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 7.65 इंटू 2, 7.65 इंटू 2। अब 7.65 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 15.3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये आ जाएगा 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मैं ये खाली ये कह रहा था कि अगर आप जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट, थर्ड बोर ऑर्बिट, फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के एनर्जी को आप रट्टा मार देते हैं तो फिर क्या होगा कि केवल वही बदलेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन कराया आपको, चलिए रुकिए देखिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। Find energy of electron in third excited state of He प्लस। थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस हो गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस हो गया। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस हुआ। तो अब आप यूं समझिए कि एक्साइटेड स्टेट में मैंने आपको बोला था कि ग्राउंड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 1 होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू कितनी हो गई 4। मतलब जितना भी एक्साइटेड स्टेट होता है उसमें एक जोड़ देते हैं n की वैल्यू के लिए। तो हमारा n कितना हो गया 4 हो गया, और z कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब हमारा जो एनर्जी है वो आ गया -13.6 z² अपॉन n²। -13.6 z² कितना है 2 का स्क्वायर, और n² कितना है 4 का स्क्वायर। इतना आप जानते हैं कि कितना आएगा 0.85 आएगा, है ना। तो ये हम जानते हैं कि 0.85 में कितने से मल्टीप्लाई करना है 4 से। अच्छा, आपको ये भी लगेगा कि सर हमको ये भी आसान लग रहा है कि ये 16 है, ये 4 है, ये कैंसिल कर देते, 4 से इसमें डिवाइड। हाँ, ये भी ठीक है, कर सकते हैं। मतलब कभी कभी तो ये वाला भी आसान पड़ जाता है, मैंने उसी तरीके से कर दिया। तो हमारा जो ये आंसर आएगा 0 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ठीक है, अब जैसे आप अगर आप इसको ऐसे कैंसिल भी करते थे, तो अगर आप इसमें 4 से डिवाइड भी करते, जैसे मान लीजिए कि ये 16 है, ये 4 है, ये कैंसिल हो जाता, तो कितना आ जाता देखो 3 4, तब भी आता। मतलब दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन भी आपको दी जा सकती है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब आप ये भी जानते हैं कि देखिए ई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो अगर आप ई एन इज इक्वल टू बोलते हैं तो -13.6 को हम क्या मान लेंगे E0 z² बाई n²। ठीक है, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z1² n2² Z2² n1²। ये रेशियो का फॉर्मूला आएगा, ये रेशियो का फॉर्मूला आएगा।
तो दोनों का रेशियो का फॉर्मूला अगर आ गया तो रेशियो पे क्वेश्चन भी कर लिया जाएगा। फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ B3 प्लस एंड फिफ्थ ले लेते, फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमको B वो E1 हो गया और Li वाले के लिए हमने E2 मान लिया। तो हमने लिया E1 अपॉन E2। 1 किसको माना हमने? B को। तो B1 जब B को माना है तो Z1 क्या होगा? Z1 होगा 4 का स्क्वायर और N1 कितना होगा? N1 कितना होगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, Z2 कितना होगा? लिथियम, लिथियम कितना है? 3 का स्क्वायर है ना भाई। और N2 कितना है? तो कितना है? 5 का स्क्वायर। तो हमारा जो ये आएगा वो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 25 अपॉन 27 इंटू 27। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ पाए? तो ये हमारा एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एनर्जी लेवल से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, चाहे वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा हो, चाहे न्यूक्लियस की तरफ आ रहा हो, चाहे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो, चाहे रिलीज कर रहा हो, तो हमें ये जानना है कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। समझ गए? और एक खास बात, ये जो एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, ये इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज करता है। कैसा रिलीज करता है? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो हमको ये भी बताना पड़ सकता है कि उस फोटोन की वेवलेंथ क्या है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है। मतलब एनर्जी तो निकालेंगे, साथ ही साथ फोटोन की वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।